और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में काली कमाई का खुलासा हुआ। आपको बता दें, 2 फाइनेंस कारोबारियों पर आयकर छापों का मामला सामने आया। छापों में ग्रुपों के काले धन का खुलासा हुआ और इसमें लड़ीवाला ग्रुप ने सरेंडर कर दी अपनी काली कमाई। ग्रुप के मालिक अग्रवाल बंधुओं ने भी अपनी कमाई सरेंडर की और करीब 15.15 करोड़ रुपए की एक काली कमाई सरेंडर की गई। आपको बता दें, लड़ीवाला ग्रुप के ठिकानों से 3.57 करोड़ कैश जब्त किया गया और 61 लाख की ज्वेलरी भी लड़ीवाला ग्रुप के ठिकानों से जब्त की गई। साथ ही 3 लाख की विदेशी मुद्रा भी ठिकानों से जब्त की और शालीन पारिक के ठिकानों पर अभी भी कार्रवाई जारी है। कानूनगो फाइनेंस के मालिक है शालीन पारिक और साथ ही आपको बता दें, आयकर इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी अभी भी जांच में जुटे हुए हैं। बढ़ते आगे, दौसा में ट्रक पिकअप में भिड़ंत हादसे में एक की मौत हुई और 5 लोग घायल हुए। मानपुर के पास हाईवे 21 की एक घटना बताई जा रही है। खबर दौसा से, जहां पर ट्रक पिकअप में भिड़ंत हुई और इस हादसे में एक की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए। आपको बता दें, मानपुर के पास हाईवे 21 की एक घटना बताई जा रही है। खबर दौसा से, जहां पर एक ट्रक पिकअप में भिड़ंत हुई और मानपुर के पास हाईवे 21 की एक घटना बताई जा रही है। हादसे में एक की मौत हुई और 5 लोग घायल हुए। और रायबरेली में हुए एनटीपीसी हादसे की, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा मजदूर यहां पर घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों और पीड़ित मजदूर और उनके परिवार को हर संभव मदद का भरोसा यहां पर दिलाया। वहीं हादसे को लेकर 3 सदस्यीय जांच टीम भी बनाई गई, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्षेत्रीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि दूसरे प्लांट के जीएम, ऊंचाहार पावर प्लांट के मैकेनिकल इंजीनियर इसके सदस्य बनाए गए। जांच टीम 30 दिन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और दिल्ली में आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शिरकत करेंगे, तो वहीं मुख्य आयोजन इंडिया गेट मैदान में होगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान वर्ल्ड फूड इंडिया का पार्टनर स्टेट है। हम लगातार लोगों से मीटिंग करके अपने राज्य की खासियत, हमारे यहाँ कौन से आइटम्स अच्छे हैं, कौन से सेक्टर्स में हम आगे हैं, हमारी बिजली की क्या स्टेटस है, पानी की क्या प्रॉब्लम है, जीरा है, ईसबगोल है, ऑलिव है, इस तरह के सेक्टर्स की जानकारी लोगों को देंगे। हमारे पास लगभग 19 ग्लोबल कंपनियों ने रिक्वेस्ट की है मीटिंग की। उनमें से कुछ मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, कुछ मीटिंग माननीय उद्योग मंत्री के साथ और कुछ बाकी अधिकारियों के साथ होंगी। और काफ़ी इंडियन कंपनीज़ ने भी किए हैं। ये पूरा कार्यक्रम लगभग 3, 4 और 5 तारीख 3 दिन तक चलेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर के रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी ने शिरकत की। इस मौके पर अक्षरधाम मंदिर के संत ब्रह्म बिहारी स्वामी ने उनकी अगवानी की। पीएम मोदी ने यहां भगवान स्वामी नारायण का अभिषेक किया। इस मौके पर मंदिर परिसर में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी यहां पर पेश किए गए। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का स्वामी नारायण मंदिर का दौरा बेहद अहम हुआ। दरअसल अक्षरधाम मंदिर से बड़ी तादाद में पाटीदार समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और पाटीदार आंदोलन के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस समुदाय के लोगों को अपनी तरफ लाने का कोई मौका यहां पर नहीं छोड़ रही। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर अक्षरधाम मंदिर की रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पहली तस्वीर जब मोदी यहां पर पहुंचे, उनकी अगवानी की गई। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और उनका यहां पर जोरदार स्वागत किया गया। तीसरी तस्वीर में आप स्वामी नारायण की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं।
और चौथी तस्वीर जो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर से ही वहां पर श्रद्धालुओं को संदेश देते हुए दिखाई दे रहे थे, और पांचवी तस्वीर जहां पर रंगारंग कार्यक्रम की वहां पर प्रस्तुतियां की गई। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में माफिया राज पर हमला करते हुए इसे दानव राज बताया और हिमाचल में दानव पैदा करने के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सवाल है कि क्या दानवों पर हमले से मिलेगा हिमाचल जीत का मंत्र? पीएम का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब एक लाफिंग क्लब बन गया है, लाफिंग क्लब। देवभूमि के दानवों पर अटैक। एक भू संपदा को लूटता है, दूसरा वन संपदा को लूटता है। क्या रंग लाएगी कांगड़ा की रैली? हिमाचल के चुनाव की तारीख के नजदीक आते ही पहाड़ का सियासी पारा उफान पर है। चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार हिमाचल पहुंचे पीएम का रुख बेहद आक्रामक दिखा। कांगड़ा की रैली में पीएम ने देवभूमि में दानव का नारा देकर पहाड़ पर नया विमर्श छेड़ दिया। हमने पुराण काल में भी कभी ये नहीं सुना था कि देवों के सामने राक्षसों को पैदा करने का काम किसी शासन में बैठे हुए व्यक्तियों ने किया हो, ऐसा कभी हमने पुराणों में नहीं पढ़ा था। मोदी जी को देवभूमि हिमाचल में दानव नजर आते हैं, कांग्रेस को देवभूमि हिमाचल में ईश्वर दिखते हैं रोम रोम में। ये मोदी जी और कांग्रेस के नजरिए का अंतर है। वो हिमाचल प्रदेश को माफिया और दानव घोषित करने पर जबरन उतारू। पीएम ने हिमाचल में माफिया राज के लिए सीधे तौर पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये देवभूमि में 5 राक्षसों को पनपने का मौका हिमाचल की वर्तमान सरकार ने दिया है। पीएम ने कांग्रेस मुक्त भारत के लिए हिमाचल वासियों से मदद मांगी और कहा कि कांग्रेस को लेकर पूरे देश में स्वच्छता मिशन जारी है, अब आपकी बारी है। चारों तरफ जनता को जैसे मौका मिलता है सफाई करते ही जा रहे, स्वच्छता अभियान चल ही रहा है। पीएम ने भ्रष्टाचार पर कांग्रेस के वादे पर भी तंज कसा और कांग्रेस को लाफिंग क्लब बताया। आपको बता दें कि कांगड़ा में पीएम की रैली के कई खास मायने हैं। विधानसभा क्षेत्र के मुताबिक कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है, जहां 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। पीएम ने सिरमौर में भी एक जनसभा को संबोधित कर लोगों से हिमाचल में कमल खिलाने की अपील की। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान किया और अब हिमाचल पहुंचे पीएम ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। ऐसे में हिमाचल के सियासी संकेत बताते हैं कि सूबे की चुनावी जंग पल पल कठिन होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बढ़ते आगे, मुंबई में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तो इससे लेकर सियासत तेज हो गई। शिवसेना इसे शिष्टाचार वाली मुलाकात बता रही है, तो बीजेपी इस मुलाकात को लेकर ममता पर तंज कस रही है। मुंबई दौरे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात ने मुंबई से कोलकाता तक की सियासत को गरमा दिया है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से मिलने की इच्छा थी हमारी, तो मिले, ऐसी बातचीत हुई। दो विरोधी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख की मुलाकात के कुछ मायने तो जरूर होंगे, जिसे ढूंढने में सियासी बयानबाजी भी लाजमी है। इस मुलाकात के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी की नजर आई, जिसने इस मुलाकात को लेकर ममता को कटघरे में खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का साथ शिवसेना है,
पहले से रहा, भविष्य में रहेंगे। इसीलिए हम कभी दोस्त को मझधार में नहीं छोड़ते हैं और दोस्त भी मेरे को मझधार में नहीं छोड़ते हैं। इसलिए चिंता मत करिए, किसी से भेंट करना कर ही सकता है। और मैं समझता हूँ बंगाल के ममता का समय खत्म हो गया, इसलिए शरण लेने का जगह ढूंढ रहा है। देखिए, ममता जी का धीरे धीरे जमीन यहाँ से खिसक रही है। वो अखिल भारतीय नेता बनने के चक्कर में सब नेताओं से मिल रही है, पर ममता जी पे विश्वास कोई नहीं करेगा। मिशन 2019 के लिए बीजेपी पश्चिम बंगाल को टारगेट की हुई है। ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जड़ें जमने से रोकने पर आमादा है। अब मुंबई में उद्धव से मुलाकात के बाद नई सियासत को हवा मिल गई। हालांकि शिवसेना इस मुलाकात को शिष्टाचार वाली भेंट बता रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई ज्यादा अर्थ इससे निकालना चाहिए। ममता बनर्जी सीएम है, पश्चिम बंगाल से एक बड़ा राज्य है हिंदुस्तान का, और एक स्वयंभू नेता है वो। एक कर्टसी विजिट के तरह से उसको देखना चाहिए। शिवसेना और बीजेपी के बीच केंद्र और राज्य में सरकारों के फैसले पर तू मैं तो होती रहती है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम के मुताबिक शिवसेना की पुरानी आदत है दोनों तरफ से ढोल बजाना, इन्हें सत्ता में रहना और विपक्ष में भी। इस मुलाकात में उद्धव के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। सियासत में दो राजनीतिक प्रमुख मिलते हैं तो शिष्टाचार के साथ राजनीतिक समीकरण भी बनते बिगड़ते हैं, और इस मुलाकात पर अटकलें लगाना भी लाजमी है। उद्धव ममता मुलाकात के मायने जो भी हों, लेकिन इसका एक संदेश तो ये भी है कि शायद मोदी विरोधी की राजनीति आकार तो नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अब बात श्रीनगर में चल रहे सेकंड कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल की, जहां कश्मीर की क्लासिकल फिल्मों के साथ ही लोगों को दुनिया की बेहतरीन फिल्मों को देखने और सिनेमा को समझने का शानदार मौका मिल रहा है। जन्नते कश्मीर में सिनेमा का मेला लगा तो इस कदर शुभारंभ का शो तो बनता ही है। श्रीनगर में 5 दिनों तक चलने वाले सेकंड कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में अब की बार फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रखने वाले युवाओं के मॉर्निंग सेशन में वर्कशॉप का खास आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ दोपहर बाद ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती। वर्ल्ड क्लास क्लासिक्स होंगी या कुछ हट के फिल्में होती हैं, रीजनल होती हैं, या कश्मीर में बनी हुई फिल्में हैं, वो दिखाना चाहूँगा जो आमतौर से आपको नहीं मिलेंगी। तो वही खासियत है इस फेस्टिवल की। फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने आए मंत्री नईम अख्तर सिनेमा के इस मेले को देखकर अभिभूत हो उठे और कहा कि सिनेमा आजकल इंटरनेट और नॉलेज का सबसे बड़ा माध्यम है। ऐसे में इससे दूर रहना मुमकिन नहीं है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो इसमें पहल होगी जरूर, लेकिन इसमें जब तक सोसाइटी के सभी लोग इसमें शामिल न हो जाएं, हम कितनी देर अपने बच्चों को जेन्युइन एंटरटेनमेंट से दूर रख सकते हैं। टैगोर हॉल में आयोजित सेकंड कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत वादी कश्मीर की पहली कश्मीरी फीचर फिल्म मांजरात से हुई। 1960 में बनी फिल्म मांजरात को देख दर्शक अतीत के पन्नों में गुम हो गए। जिन लोगों ने 60 का दशक देखा था, उनके लिए मांजरात पुराने दिनों में लौट जाने जैसा था, तो कई नई पीढ़ी के लिए कश्मीरियत को जानने के लिए शानदार मौके की तरह। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहली फिल्म जो हम लोगों ने देखी थी मंजरात, जिसमें कश्मीरी कल्चर का मेहंदी रात के बारे में बात हो रही थी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के यूथ को देखना बहुत ज़रूरी है कि पुराने ज़माने में किस तरीके की मूवीज़ बनती थी, किस तरीके का कल्चर होता था। कॉमर्शियल सिनेमा के दौर में क्लासिकल और सर्वकालिक फिल्मों को देखने का मौका आसानी से नहीं मिलता, लिहाजा कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल एक शानदार मौका है उन्हें देखने का। सनम तस्दूक, ईटीवी न्यूज, श्रीनगर। और सर्दी की दस्तक के साथ ही जम्मू कश्मीर में नापाक करतूत तेज हो गई है। गुरुवार को घाटी पाक के 2 पाप की गवाह बनी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर भारत में फुरफुरी वाली ठंड की दस्तक के साथ ही जम्मू कश्मीर एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें तेज हो गई हैं और उसका मंसूबा कड़ाके की सर्दी से पहले घाटी में बड़ी आतंकी घुसपैठ कराने और दहशत की दस्तक देना है।
गुरुवार को जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ की गश्ती दल पर गोलीबारी की, जिसमें एक जवान तपन मंडल शहीद हो गए। वहीं दूसरी घटना में आतंकियों ने अनंतनाग में सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। बस वो 3-4 फायर हुआ, उसके बाद फिर फायर रुक गया। उसके बाद फिर कोई 20 मिनट के बाद फिर शुरू हो गया। उस वक़्त से फिर हो रहा है रुक के लोग भाग के घरों में कोई छुप गया है, कोई उधर छुप गया है। कहीं भी ऐसी बेरामी से लोग डरे हुए हैं। सवेरा कोई 9:15 बजे फायरिंग हुई। अस उत्थे बाडी लगे साड़ी फौज वाले अगे काम करने गए थे, उन्हें ब्रस्ट मारिया, एक बंदा उत्थे मरी गया। 30 अक्टूबर को भारत डीजीएमओ ने पाक डीजीएमओ को चेताया। भारत ने बताया कि पाक आर्मी आतंकियों की मदद कर रही है। कश्मीर में 275 आतंकी एक्टिव हैं, जिसमें 250 सिर्फ पीर पंजाल रेंज में हैं। 2017 में अब तक 291 आतंकियों ने भारत में घुसने की कोशिश की, इनमें 80 कामयाब भी हुए। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने हॉटलाइन पर पाक डीजीएमओ को 2-2 कहा कि इंडियन आर्मी बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम करती है और कभी सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन पाक आर्मी एक तरफ डीजीएमओ टॉक की रिक्वेस्ट करती है और दूसरी ओर आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बढ़ते आगे, जयपुर नींदड़ आवासीय योजना में अब जेडीए आज से शुरू करेगा सर्वे का काम। आपको बता दें, किसानों की मांग पर यह सर्वे फिर से किया जा रहा है और संघर्ष समिति के लोगों ने कुछ प्रतिनिधियों की लिस्ट भी सौंपी है। जेडीए के अधिकारियों को ये लिस्ट सौंपी गई है और ये प्रतिनिधि अब जेडीए की सर्वे टीम का सहयोग करेंगे। जेडीए ने सर्वे के लिए 3 टीमों का यहां पर गठन किया और 1 माह में पूरा कर लिया जाएगा सर्वे। खबर जयपुर से। जयपुर नींदड़ आवासीय योजना में जेडीए आज से सर्वे का काम शुरू करेगा। आपको बता दें, किसानों की मांग पर यह सर्वे फिर से किया जा रहा है और संघर्ष समिति के लोगों ने कुछ प्रतिनिधियों की लिस्ट भी सौंपी है। जेडीए के अधिकारियों को यह लिस्ट सौंपी गई। और अब बात हनुमानगढ़ की, जहां अब लोगों को महज 5 रुपए में भरपेट खाना खाने को मिलेगा और इसकी शुरुआत लोगों ने नेकी की रसोई नाम से की है, जो कि लोगों को इज्जत की रोटी नसीब होगी। पेश रिपोर्ट। अब कोई नहीं सोएगा भूखा, सबको मिलेगा भरपेट खाना, नेकी की रसोई में इज्जत की रोटी। जी हां, इन दिनों हनुमानगढ़ जंक्शन में दुर्गा मंदिर के सामने बनी नेकी की रसोई लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का काम कर रही है। शहर के कुछ लोगों ने मिलकर नेकी की रसोई की शुरुआत की है, जहां जरूरतमंद लोगों को महज 5 रुपए में रोटी, दाल, चावल और अचार मिल रहा है। हमारी नेकी की रसोई खोली है जी, जन सहयोग से। हमारा उद्देश्य है सभी जन को भरपेट खाना खिलाने के लिए। उसमें हम लोगों ने दाल, रोटी और चावल देने का 5 रुपए में थाली देने का निर्णय लिया है। भूखे पेट वाला ने रोटी खवाऊंगा 5 रुपये में। मैं दाल, रोटी, चावल और अचार सारा ने रोटी मिले और 5 रुपये की थाली देवा कि ऊपी से मांगन कौन जावा। बाकी लोग जिया जुड़े है वह ठीक सहयोग देके जावे। लोगों को इतना सस्ता खाना खिलाने के लिए ना तो कोई संस्था बनाई गई है और ना ही किसी से चंदा मांगा गया है। जो भी व्यक्ति नेकी की रसोई में आकर सहयोग करेगा, उसी सहयोग से लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाया जा रहा है। राजू रामगढ़िया, ETV न्यूज, हनुमानगढ़। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।